गुड नाइट आंखें मूंद ले, गुड नाइट स्लीप टाइट. Hello everyone, welcome to my show What Went Right. Today in my show, I have called a diva. She's an inspiration, a small town girl who dared to dream. She just not pursued but conquered that dream. Today's most desirable singer, Priyani Vani Pandit. She won numerous awards, Star Voice of India, Saregama, Jo Jeeta Wahi Superstar, Sur Sangam. She has been the lead narrator, singer, actress in recently running musical drama in India. I am taking an opportunity to invite Priyani Vani Pandit. Hello Priyani. Hi Bharti. First of all, thank you so much for such wonderful introduction. And second, I want to say a namaste to everyone who all are watching. And thank you for inviting me on your show. It's my pleasure, Vani. आप इतनी busy हैं, नवरात्रे चल रहे हैं. आपका भी first of all, let me congratulate you. आपका कल एल्बम रिलीज हुआ है, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सफलता के लिए आपको मुबारक देती हूँ मैं आपकी. बहुत सारी चीजें हैं जो आज इस शो में जानना चाहूंगी. शायद तो वक्त कम पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चंस कम नहीं होंगे. क्वेश्चन चलते रहेंगे वक्त के साथ साथ. प्रियानी, इंदौर तक के से सफर आपने स्टार्ट किया और सफर जाके सारेगामा पे जाके रुका. बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, छोटे बड़े, बहुत सारे सपने, लेकिन सपने तो सबके पूरे नहीं होते. आज विजयदशमी है, विजय की बात करते हैं हम लोग. मुबारक मुबारक है आपको. तो आज हम आपकी विजय के बारे में जानना चाहेंगे कि एक छोटी सी लड़की जिसने सपने देखे, इंदौर से सपने देखते 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 वो सारेगामा तक पहुंची और आज वो एक लीडिंग सिंगर है मुंबई में, एक रिनाउंड नेम है मुंबई में. कैसा फील करती है, क्या महसूस करती है, इस सफलता को कैसे एंजॉय करती है? ये आपने बात एकदम सही बोली. मैं बहुत छोटी थी तब से ही ये सपना देखा था और आई थिंक उसके पीछे रीजन मेरे पापा हैं. My father was a singer, not professional singer, but शौकिया singer थे, but बहुत अच्छा थे. And he really wanted to make it in, music industry. But उस टाइम पे जैसे कि ना रियलिटी शोज होते थे और उस टाइम पे पापा के टाइम पे तो कुछ भी नहीं होता था. और उस टाइम पे ये सब शौकिया चीजें होती थी. उनको लगता था इससे करियर भी कोई बना सकता है, ऐसा मेरे दादा दादी नहीं सोच सकते थे. तो वो शौकिया ही रह गया उनके साथ, ये म्यूजिक का जो चीज़ था. बट आई थिंक वही आग मेरे अंदर आई और वो आग बचपन से ही थी. व्हेन आई वाज 5 years old तब से मैं गाना गाती हूँ. पापा ने मुझे प्रॉपर क्लासिकल ट्रेनिंग के लिए भी भेजा और उनको लगा कि हाँ ये कुछ कर सकती है, इसके अंदर है वो बात. सो इंदौर से पहले मैं झाबुआ जोबट से बिलोंग करती हूँ. वहाँ मेरा नेटिव प्लेस जोबट है और वहाँ से ही सपने देखना स्टार्ट किया था और मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया. और ऐसे ही फिर करते 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 जब 11th में आई तो जब बोलते हैं कि सब्जेक्ट लेना होता है हमें 11th में, तो मेरा ये था कि मुझे जो करना है म्यूज़िक में करना है. एंड माय मम्मी पापा सपोर्टेड माय विश एंड दे सेड कि ओके अगर म्यूज़िक में करना है तो विल हैव टू गो टू इंदौर. अगर आपको 11th में म्यूज़िक चाहिए तो देन वी शिफ्टेड टू इंदौर. और वहाँ पे मैंने म्यूज़िक में अपना पूरा एकेडमिक सफ़र पूरा किया. ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एवरीथिंग आई डिड इन इंदौर. एंड देन फिर मैं बीच बीच में ये ऑडिशंस देती रहती थी. इंदौर में काफ़ी ऑडिशंस होते थे सारेगामा के. उस टाइम पे सारेगामा बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, उसमें सिलेक्ट होना. तो मैं जब भी ऑडिशंस होते थे पापा मुझे लेके जाते थे लाइन में खड़ा होना. और आई थिंक 7-8 बार मैं रिजेक्ट हुई हूँ पहले और फिर जाके मेरा सिलेक्शन हुआ सारेगामा में. और फिर पहले एक सारेगामा में आई थी जब
तब तो मैं काफ़ी छोटी थी। तब शान दादा थे हमारे एंकर, और उसके बाद जज थे साजिद वाजिद। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर मैं एक और सारेगामा चैलेंज में आई। वो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था सारेगामा का। तो या इट वाज वंडरफुल ऑफ कोर्स। और ये बहुत मुझे अंदर से लगता है आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैंने जो सोचा वो हो गया। लोगों के साथ ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आई थिंक मेरे ऊपर वाले की कृपा थी और मम्मी पापा का इतना सपोर्ट था कि आई कुड ड्रीम एंड आई कुड एक्चुअली फुलफिल माई ड्रीम्स बिकॉज ऑफ देम। शहर है जहाँ पे लोग सपने लेकर आते हैं, आप बहुत चंद होते हैं जो उन सपनों को पूरा कर पाते हैं, बाकी सब भीड़ में खो जाते हैं। मुंबई के बारे में हमेशा कहा गया है एक बहुत ही डोमिनेंट शहर है। अगर आपने उसको डोमिनेट कर लिया तो वो आपको सक्सेस देगा, अदरवाइज आप भीड़ में खो जाएंगे। कभी डर लगा कि इतना सुना है मैंने मुंबई के बारे में, दोनों चीजें, सफलता भी है और असफलता भी है, सफलता के साथ असफलता, उसका पूरक उसके साथ जुड़ा हुआ है। कभी डरी आप एक ऐसे रेंज पे पहुंच के, जब कभी आपको लगा ओ मैं तो इतनी सफल हूँ, लेकिन कभी उसके बाद लगा मैं सफल तो हूँ पर ये सफलता कितनी देर है मेरे पास, कभी डरी आप? देखिए, एक बात बहुत अच्छी है मुंबई की, या ये कहूंगी कि जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ वहाँ पे ना एवरी डे इज अ चैलेंज। आपको एवरी डे अपने आप को अप टू डेट रखना है, अपने आप के लिए लड़ना है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप कभी फिर आप टेक इट इजी नहीं लेते चीजें कि अरे ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आपको यहाँ पे हर रोज अपने आप को साबित करना है। और यही एक स्पिरिट है जो हम लोगों को अंदर आ जाती है। जब आप एक्चुअली मैं जब मुंबई आई तो मैं काफी अच्छी उसमें आई थी मुंबई, मैं सारेगामा में आई, फिर अगेन मेरा सिलेक्शन सारेगामा में हो गया। देन उसके बाद मैं मुंबई में अपना एमए करने आई थी म्यूजिक से एसएनटीटी कॉलेज से। तो मैं हॉस्टल में रही, बट हॉस्टल में भी मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली परफॉर्म करने की। देन उसके मतलब मैं मुंबई आते ही मेरे पास ऑफर थी। तो कभी आई थिंक वो इनिशियल जो मुंबई का स्ट्रगल होता है कि सर्वाइवल इश्यूज होते हैं, और आपको पैसे कमाना भी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ है। आई थिंक वो सब मैंने नहीं देखा इनिशियली। मेरे लिए मुंबई हमेशा से बहुत ही पॉजिटिव रहा और अभी तक है, टचवुड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने वो वाले स्ट्रगल देखा है, जो फुटपाथ पे सोए हैं, आई थिंक उनके लिए, बट आई थिंक मेरे लिए तो मुंबई ने बहुत कुछ दिया है मुझे। तो मुझे कभी डर नहीं लगा, मुझे मुंबई अपनी सिटी लगती है। तो ये किससे जुड़ी हुई है? रूह आपकी इंदौर से जुड़ी हुई है या रूह आपकी मुंबई से जुड़ी हुई है? कहते हैं ना दिल्ली प्यार होता है जहाँ पे हम, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, मुंबई मुझे बचपन से अपनी सिटी लगती है। मुझे जब मैं इंदौर में भी थी या कहीं और भी थी तो मुझे लगता था कि नहीं, दिस इज नॉट माय डेस्टिनेशन, ये मुझे अंदर से होता था। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि हाँ मैं पहुंच, ये बिल्कुल सच बता रही हूँ, मैं दिल से बता रही हूँ कि लोगों को लगता है कि जड़ों में नहीं भूलना चाहिए, वो बात नहीं है। मैं अभी तक नहीं भूली हूँ। आज आई रिस्पेक्ट कि इंदौर ने मुझे इतना कुछ दिया है, लेकिन एक होता है कि दिल यहाँ आके बोलता है कि ये मेरा शहर है। शहर ने आपको बुलाया अपने पास। हाँ, ये शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो वो भी इतने प्यार से बुलाया कि आपकी रूह तो जुड़ना बनता था। करेक्ट, बिल्कुल प्यार से रखा है मुझे अभी तक मुंबई ने। तो बनता था। कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइए। अभी आपने बताया कि आपके फादर सिंगर थे, आपकी मदर भी सिंगर थी। कितने भाई बहन हैं? नहीं, मेरी मदर बिल्कुल नॉन म्यूजिकल बंदी है, और वो टीचर है, स्कूल टीचर है, और उन्होंने कभी भी म्यूजिक सीखा नहीं, सुनती भी नहीं थी वो तो, लेकिन उन्होंने कभी हमें रोका नहीं। उनका एक ही वो था हमारे पीछे कि बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है,
आपको पढ़ाई करना है, आप भले किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाई करो, तो शी वॉज बिहाइंड में कि तुम अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही है, तुम्हें कुछ भी करना है लाइफ में करो, लेकिन पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करो। तो फिर मैंने बीच का रास्ता निकाला कि ठीक है मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी करूंगी और मैं म्यूजिक में ही पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगी। तो वो पापा की भी बात रह गई, मम्मी की भी बात रह गई, ऐसा हुआ। अब तो आपके घर में आप ही सिंगर है बस? आप ही अभी सिंगर? फिलहाल की हाँ जी। हाँ नहीं, माय ब्रदर इज आल्सो इनटू म्यूजिक। वो सिंगर, माय ब्रदर इज मल्टी टैलेंटेड, लाइक वो सिंगर भी है, वो गाने भी बनाता है, वो म्यूजिक डायरेक्टर भी है, वो म्यूजिक प्रोड्यूसर भी है। सो लाइक वो एक जनरेशन अहेड है मेरे से। या ही इज मल्टी टैलेंटेड। या ही इज आल्सो इनटू म्यूजिक, बट वो भी मुंबई में ही है और उसका भी सेम ड्रीम ही था जो मेरा था कि मुंबई में सेटल होना है, क्योंकि यहाँ आई थिंक एवरी म्यूजिशियन, एवरी सिंगर आई थिंक वांट्स टू कम टू मुंबई, बिकॉज यहाँ पे ही हमें लगता है अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे आपको लगता है कि हाँ आपकी कला की कदर होगी, और कहीं शायद वो नहीं मिलता, तो शायद इसलिए लगता है कि यही शहर ठीक है। ये एक रीजन हो सकता है। like I told कि मेरा भाई म्यूजिक में था, my father was in music and मैं भी म्यूजिक में हूँ। I'm married to a lyricist and a composer, Ashish Pandit, so he is also into music। तो मैंने अपनी दुनिया म्यूजिक की ही बनाई है। Like when I got married, I was really clear in my mind, it was clear in my mind कि मुझे म्यूजिकल आदमी से शादी करनी है, because नॉन म्यूजिकल के साथ मैं रह नहीं सकती। सुर नहीं मिलेंगे ना, सुर नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मेरे घर में even my daughter is now started singing and learning piano. Wow, congratulations, you have a daughter? Yeah, I have a daughter. Congratulations. Good. तो उसके लिए क्या सोचती हैं आप? उसको भी सिंगर ही बनाना? मुझे कुछ नहीं बनाना, जो उसे बनना है वो बने। जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे फ्रीडम दिया, उन्होंने कहा कि बेटा जैसे करना है करो, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। सो मैं भी वही करना चाहती हूँ उसके साथ कि उससे जो अच्छा लगता है वो करे। She herself told me that I want to learn piano, तभी मैंने उसका पियानो क्लास स्टार्ट किया, otherwise I would not have started। कि जब तक यहाँ से नहीं आएगा आप नहीं कर पाओगे, तो वो उसमें नेचुरल आया है और आई एम वेरी हैप्पी कि वो म्यूजिक कर रही है। वो संगीतकारों की बेटी है। आपने अभी भी बताया कि अगर मैं गलत नाम प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ तो आशीष जी, राइट? वो भी आशीष पंडित जी और आप भी। जब दो सुर संगम मिले हैं तो बेटी के अंदर तो सुराना मतलब बनता ही बनता है, संगीत तो उसके अंदर आएगा ही आएगा। तो वी आर ब्लेस्ड, यही बोल सकते हो। यानी हम आम आदमी हैं, आम आदमी को जब अवसर मिलता है बहुत खुशी होती है। अपनी खुशी कभी कभी इतनी ज्यादा होती है कि हम जमीन से उठ के आकाश में पहुंच जाए। कभी ऐसा वक्त आपकी जिंदगी में आया कि आपको लगा हो कि बस अब तो मैं उड़ रही हूँ, अब नीचे नहीं उतरना मुझे, अब नीचे जाना ही नहीं, अब जहां उड़ के आई हूँ उसके पीछे मुड़ के देखना ही नहीं मुझे? मैं आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट होके बात करूंगी। ऐसा वक्त आया था, बिल्कुल आया था बीच में। व्हेन आई वाज इन वॉइस ऑफ इंडिया, I was a female winner of Voice of India, and उसके बाद मैं shows करती थी, international shows, और even in India I was very busy. I was doing lot of things, and I was too busy to actually realize कि how successful I am or how it's such a beautiful feeling. But I was working so hard, और my father was with me at that time. And he wanted me to realize कि यहाँ तक आप बहुत मेहनत से पहुँचे हो, थोड़ा सा इसको enjoy करो, ये करो, इतना काम मत करो। But I was like कि नहीं, मुझे तो ये मतलब हर काम मैं करूँगी, ऐसा हो गया था मेरा। So बहुत अच्छा टाइम था, बहुत enjoy किया मैंने, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, देश विदेश घुमा है। और then suddenly my papa left me, like he passed away. Sorry. So that was the time when I realized कि shit, मैंने क्या खोया। मैं actually अभी तक जो मेरे पास था वो actually पापा थे इसलिए था शायद, और इसलिए मैं enjoy कर पा रही थी। After he passed away, उसके बाद actually मेरी दुनिया ऐसी हो गई,
और वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए जब मैं एक्चुअली जमीन पे आ गई। फिर मुझे लगा कि अब मेरे पास, तो वो एक पॉइंट था। उसके पहले तक तो फिर मुझे फिर रियलाइज हुआ कि लोग कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। सफलता से ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लोग हमारे साथ हैं। और वही एक, तब से मैं थोड़ी थम सी गई हूँ और थोड़ा अंदर से ठहराव भी आ गया है और चीज़ों को समझने लगी हूँ कि सफलता सिर्फ 4 गाने हिट गाने में नहीं है, या सफलता इस चीज़ में नहीं है कि मैंने 500 शोज कर लिए हैं। सफलता इस चीज़ में होनी चाहिए कि मेरे आसपास के लोग मुझसे खुश हैं और वो मेरे पास। ये मुझे सफलता का असली मीनिंग समझ में आया आफ्टर माय फादर लेफ्ट। सो बिल्कुल ऐसा हो जाता है क्योंकि आप तब चढ़ जाते हो 7वें आसमान पे, आपको पूरी दुनिया उठा के रख रही है, सब आप जो बोलते हो आपके कदमों में है, सब कुछ आपके लिए इजी हो जाता है। आपने मुंबई का ख्वाब देखा, आप मुंबई आए और आपको मतलब मुंबई ने सर पे उठा लिया, और फिर आपको रियलाइज होता है बाद में कि ये सब कुछ ये नहीं है, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। सफलता के बियॉन्ड भी बहुत चीज़ें जी, देखिए, बहुत सारे पैरामीटर्स में एक्चुअली डिवाइड हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। आपकी पर्सनालिटी को देखने के बाद कोई भी इजीली इस चीज को जज कर पाएगा। बहुत सरल और स्पष्ट पर्सनालिटी लगी मुझे आपको। तभी लगा कि इस सरल और स्पष्ट पर्सनालिटी का लोगों ने कई बार बहुत फायदा उठाने की कोशिश, आप अपॉर्चुनिस्ट निकले लोग। और अगर ऐसा हुआ तो उसको डील कैसे किया? मतलब आसान नहीं है कि लोग आए और आपकी सरलता का फायदा उठाएं और आप चलते जाएं। और अगर ये बार बार रिपीटिशन में हो रहा है तो वो चीज आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग्स लाती है कि मैं ऐसी हूं क्यों। तो उसका पूरे आपके व्यक्तित्व पर, आपकी पर्सनालिटी पर, आपके प्रोफेशन पे क्या कि आपसे देखने के बाद, आपसे बात करने के बाद बहुत ही स्पष्ट और सरल लगी मुझे। जी बिल्कुल, ये तो है कि सरलता का बहुत लोगों ने फायदा भी उठाया, और आई थिंक यही मेरा लेसन है इस लाइफ कि अच्छी बात होती है सीधे होना, सरल होना और सच्चा होना, लेकिन अगर इस दुनिया के साथ डील करना है तो आपको वैसा बनना पड़ता है, जो कि मैं अभी तक भी नहीं बन पाई हूँ। मुझे अभी तक भी नहीं आता इन चीज़ों से डील कर कैसे होता है। वही मेरा और मेरे फादर का, मेरे हस्बैंड का यही झगड़ा होता है कि अरे तुम इतना इजी क्यों हो। बट आई थिंक वो मेरा बेसिक नेचर है, वो मैं चेंज नहीं कर सकती इस जन्म में, क्योंकि मैंने ट्राई भी किया कि मैं कुछ और बनने की कोशिश करूं, बट वो कुछ और बनने के चक्कर में मैं फिर अपने आप को भी भूल गई और वो कुछ और भी नहीं बन पाई। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, बेटर है जो मैं हूँ मैं वैसी ही रहूं। और अगर यही मेरा लाइफ का लेसन है तो मुझे इस लाइफ में ये लेसन लेके ही जाना पड़ेगा। बट आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ एंड आई विल नॉट इवन ट्राई नाउ। और मुझे ऐसा ही रहना एक्चुअली पसंद है। और फिर बाद में मुझे ये एक्चुअली रियलाइज हुआ कि जब मैंने बहुत पढ़ा इस बारे में और बहुत स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ी, स्पिरिचुअल उसमें भी गई, तो कि आपका दिल जो बोलता है, आपकी आत्मा जो बोलती है कि ये सही है, वही काम करना चाहिए। दूसरों के आव में आके या दूसरों के लिए अपने आप को चेंज करके वो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको अपने आप से डील करना है। बाकी सब तो छोड़ के चले जाएंगे, एंड ऑफ द डे आपको अपने आप में देखना है, और अगर आप नहीं देख पाओगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो आई थिंक वो मेरे लिए अब इम्पोर्टेंट हो गया है। मुझे लगता है कि ठीक है, लोगों की करनी उनके साथ ही, मेरी करनी मेरे साथ रहेगी। तो आई बिलीव इन कर्मा एक्चुअली। ये पढ़ा है मैंने, अंत में इंसान को अपने ही व्यक्तित्व को निखारना हो। सामने वाला कितना भी अच्छा हो, कि अंत क्या है उस इंसान का कि उसको अपने व्यक्तित्व को, उसका दर्पण ही उसके व्यक्तित्व को निखार सकता है। यही बात है। प्रियानी जी, सफर इतना लंबा है आपका, लगता है कि यहाँ से चली थी, कहाँ तक पहुंची हूँ और कहाँ तक और आगे जाना है।
आपको लगता है मंजिल मिल गई या अभी मंजिल मिलने के लिए बहुत मेहनत बाकी? अभी अभी आपने कहा मुंबई जैसे शहर में सब आपको रोज संघर्ष करना है। संघर्ष तो हर जगह है। अब आप अगर आप कॉर्पोरेट में जाएंगी, अगर आप डॉक्टर इंजीनियर होती, वो तो एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है आपका। यू कैन नॉट अवॉइड इट। लेकिन एक होता है सब आपने एक जर्नी स्टार्ट करी, जर्नी आपको अपनी मिल गई, सफलता मिल गई, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। आपको लगता है कि आपका मुकाम आपको आपकी मेहनत से मिला या मुकद्दर से मिला? ये आपने अच्छा सवाल किया कि आपको मुझे लगता है कि मुझे मंजिल मिल गई या नहीं। देखिए, म्यूजिक जो है ना वो सेल्फ रियलाइजेशन की एक जर्नी है, और उस जर्नी में कभी एंड नहीं होता है। वो आई थिंक जन्मों जन्म चलती है। आपने चाइल्ड प्रोडिजी देखी होगी, बहुत छोटे छोटे बच्चे कई बार धुरंधर गायक जैसे गाते हैं, ऐसा लगता है कि उस्ताद हैं और गा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 6 साल 7 साल के बच्चे, वो चाइल्ड प्रोडिजी होती है। तो ये जो म्यूजिक है ना वो हमारे कर्मा जैसा है, हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इस जन्म का किया हुआ रियाज मैं अगले जन्म तक लेके जाऊंगी। तो ये हमारी ये सोच के साथ मैं रोज रियाज करती हूँ, और यही सोच के साथ मैं यही मेरा मोटिव रहता है कि ये जितना इस जन्म में मैं कर लूँ रियाज उतना अच्छा है, ताकि मैं अगले जन्म तक उसको कैरी फॉरवर्ड करके मैं तब उस्ताद बन जाऊँ। शायद इस जन्म में तो नहीं बन पाऊंगी शायद। और अगर आप इस 4 गाना गाना, मूवीज में गाना गाना इनको सफलता बोलते हैं, तो आई थिंक आई एम डन विद दैट। क्योंकि मेरा एक सपना था बचपन में कि मुझे फिल्म में मेरा एक गाना चाहिए, मैं सिल्वर स्क्रीन पे अपना एक गाना सुनूं। गुनगुनाना चाहिए उस गाने को। अगर वो सफलता का मैं मीटर लेके चलूं तो आई थिंक आई एम डन विद दैट थिंग। बट ये ऐसी प्यास है वो बुझती ही नहीं है। एक गाना आने के बाद मुझे लगा कि मैं नहीं, अभी एक और चाहिए। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब तो मुझे सिंगल्स भी करने हैं, अब मुझे अपने एल्बम्स भी रिलीज करने हैं। ये भी मेरा एक ड्रीम है, वो भी ड्रीम है। तो वो ड्रीम्स तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं। अभी भी मैं आज भी मतलब सोचती हूँ ना कि बैठ के अगर मैं लिस्ट बनाऊं कि मुझे ये सफलता चाहिए, तो आई थिंक वो एंडलेस है। तो वो तो मतलब लालच है और वो बढ़ता ही जाता है दिन पे दिन। बट हाँ, ये है कि ये जो म्यूजिकल जर्नी है ना, इसमें इंटरेस्ट बढ़ा, क्योंकि डेली आप अपने अंदर एक चेंज पाते, एक मैच्योरिटी आती है अंदर जब अपने गाने में। और जब म्यूजिक एक ऐसा समंदर है जिसमें जितने डूबते जाओ वो उतना ही गहरा होता जाता है। लगता है अरे अभी तो इसमें ये सा में वो बात नहीं आई है, गायकी में वो मजा नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, कैसे कोई गाना मुझे देगा और मैं उसको कैसे निभाऊंगी। ये सब चीजें हैं जो आपको इट कीप्स यू एकदम ऑन द टोज कि नहीं, करना ही है। आज तो रियाज करना है, आज मेरा रिकॉर्डिंग है, मुझे आज ऐसे परफॉर्म करना है, आज स्टेज पे 3 घंटा गाना है, मुझे इतना रियाज करना है। ये तो चलता ही रहता है। पहला गाना कौन सा गाया था? कौन सा फर्स्ट मूवी का फर्स्ट सॉन्ग था? गा के सुनाइएगा प्लीज। सॉन्ग मेरा जो आपका कौन सा गाना फर्स्ट सॉन्ग कौन सा? तो मेरा जो बड़ा गाना आया था, मैं उसकी बात करती हूँ। उसके पहले मैंने काफी रीजनल मूवीज में गाया है, पंजाबी, नेपाली, राजस्थानी, काफी मूवीज में गाया है। बट मेरा पहला हिंदी जो गाना था बड़ा, वो था मूवी थैंक यू। अक्षय कुमार और विद्या बालन और उन सब का स्टारर, मल्टी स्टारर मूवी थी। एंड म्यूजिक बाय प्रीतम, अगेन ड्रीम, इट वाज माय ड्रीम कम ट्रू कि प्रीतम के लिए मैंने गाना गाया। और अक्षय कुमार, विद्या बालन, my favorite heroine Vidya Balan was lip syncing on my song, so it was like dream come true। मतलब सिल्वर स्क्रीन पे अपना गाना देख रही हूँ and I'm singing, and even my father saw that song, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। I'll definitely sing 2 lines for you। हाँ, हर घड़ी हर पहर हर दिशा में तुम हो, मैं देखती हूँ जिधर, मैं मुस्कुरा के तुम्हें जान भी दे दूं, तुम मांग लो जो अगर। हाँ, हर घड़ी हर पहर हर दिशा में तुम हो, मैं देखती हूँ जिधर, मैं मुस्कुरा
कि तुम्हें जान भी दे दूं तुम मांग लो जो अगर. Thank you. My God, my heart is beating, as it just feel like, oh my God. Oh, so lovely. कैसा लगा होगा आपको जब विद्या बालन मेरी भी फेवरेट एक्ट्रेस है. That glamour look मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं किया. हमेशा से मुझे उनकी भाषा, उनका व्यक्तित्व, इतना निखरा हुआ व्यक्तित्व है विद्या बालन का कि वो एक्ट्रेस लुक के तो कभी पीछे भागी नहीं है. वो उनकी वो सिंप्लिसिटी, उनका अपने आप पे वो अथॉरिटेटिव एटीट्यूड जो उनका है, वही चीज मुझे इतनी अट्रैक्ट करती है. कैसा लगा कि एक जिनको आप अभी तक टीवी स्क्रीन पे देखती आई थी, लाइक मैं अपनी बात बताती हूँ, है ना, आप मेरे सामने हैं, अभी तक मेरे लिए सपना है, अभी तक यकीन नहीं कर पा रही हूँ मैं आपसे बात कर रही हूँ. So sweet of you. Yes, I'm telling you. But I thank God that I got an opportunity to talk to you. I really thank God. It's I feel so great when I talk. It's not that I'm talking to a person who belongs to or associated with Bollywood. No, not at all. Your singing really attracts me. Like, मैंने शायद बहुत पहले ना सुना हो, but last 1 week में आपकी सारी एल्बम्स सुन चुकी हूँ. इतनी पायस्ट पर्सनालिटी, इतनी पायस्ट आवाज है, बहुत ऊपर तक जाने वाली है. All God's grace. आवाज तो भगवान ही दे सकते हैं, आप मेहनत से भी नहीं पा सकते उसे. ये एक है जो आशीर्वाद ऊपर वाले से ही मिल सकता है. If you are an artist, if you are a musician, it means God has blessed you. So मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ. मेरा कोई वजूद या औकात नहीं है कि मैं मेहनत करके भी ये पालूं. ये आवाज उसी की देन है और उसी को मैं बस रोज तराशने की कोशिश करती रहती हूँ. और कैसा लगा, ऑफ कोर्स विद्या बालन को देख के तो आई वाज सो शॉक्ड व्हेन आई वेंट टू द स्टूडियो टू सिंग दिस सॉन्ग के ऑफिस से कि एक गाना ट्राई करना है आपकी आवाज में. हम हमेशा ट्राई ही करते हैं पहले. यहाँ पे हमारी बॉलीवुड में कल्चर है, फर्स्ट वी सिंग द स्क्रैच एंड व्हेन द प्रोड्यूसर और डायरेक्टर लाइक्स द वॉइस देन ओनली वी फाइनलाइज. तो जब हम जाते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं, हमें पता नहीं होता ये मूवी है कि नहीं है, ये क्या है. मुझे भी नहीं पता था कि विद्या बालन पे आने वाला है या क्या होने वाला है. और जब फिर मुझे पता चला, मुझे फोन आया कि आपका गाना सिलेक्ट हुआ, आपका वॉइस सिलेक्ट हुआ है और ऐसा है. फिर मैंने सर्च किया कि अच्छा ये मूवी में कौन कौन है, ये है वो है, और उसमें विद्या बालन का स्पेशल अपीयरेंस था. विद्या बालन वाज नॉट अ हीरोइन ऑफ द मूवी थैंक यू. उसका स्पेशल अपीयरेंस था. मैंने ऐसा लगा कि भगवान ने मेरे लिए बिल्कुल वैसे बनाया कि तेरी फेवरेट हीरोइन देख, तेरा फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर एंड यू आर सिंगिंग फॉर देम एंड वो विद्या बालन का स्पेशल एंट्री एंड माय सॉन्ग कम्स एंड वाज लाइक ओ माय गॉड. ऐसा भी होता है, ऐसे भी सपने पूरे होते हैं. मैंने आपके ट्विटर्स भी देखे हैं, अक्षय कुमार जी ने मैसेज किया हुआ है, बहुत ही इंस्पिरेशनल मैसेजेस हैं आपके पास में. आमिर खान के भी मैसेजेस देखे हैं मैंने. इंस्पिरेशन तो आपको चारों तरफ से मिल ही रही है और आई थिंक आप डिजर्व भी करती हैं. ट्रू इंस्पिरेशन आप डिजर्व भी करती हैं. थैंक यू सो मच. जर्नी है, जो आपकी जर्नी की बात हो गई. अभी तक हम आपकी बात कर रहे थे मुंबई, इंदौर से मुंबई तक. आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया सफलता के बाद. आप आशीष जी से मिली कहाँ, कैसे मुलाकात? आशीष से भी मैं एक्चुअली, हम काम के सिलसिले में लोगों से मीटिंग करते रहते हैं. एंड आशीष इज अ वेल नोन लिरिसिस्ट. ही हैज रिटन लॉट ऑफ हिट सॉन्ग्स लाइक ढिंक चिका, तेरा होने लगा हूं एंड दीस. अच्छा, वो ढिंक चिका के राइटर हैं क्या? जी, he has got an award for that. अरे congratulations. तो बहुत गाने उन्होंने लिखे हैं और वैसे ही होता है कि हम सिंगर्स को सब बोलते हैं अरे मिलते रहो लोगों से, आप टच में रहोगे. तो इसी सिलसिले में मैं उनसे मिली थी. किसी ने बोला कि इनसे मिल लो एंड ही एक्चुअली ही यूज्ड टू वर्क विद प्रीतम एट दैट टाइम. ही वाज असिस्टेंट, प्रीतम के असिस्टेंट थे वो. तो वही ये फर्स्ट गाना जहाँ जब मैंने गाया तभी मैं उनसे मिली. मिलते संग में तो बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन संग साथी मिलना बहुत मुश्किल होता है. इसके साथ आपके सुर भी मिलने, साथी तो मिल जाते हैं.
ना। आई थिंक वो अच्छा है। डेस्टिनी प्लेज अ बिग रोल एक्चुअली. तो डेस्टिन था मेरा उनसे मिलना. एंड आई थिंक मिलने के विद इन 6 months वी गॉट मैरिड. अरे वाह। मतलब हमारा कोर्ट पीरियड नहीं था, कुछ नहीं, वी गॉट मैरिड. तो वो ऐसे ही था कि हम मिले ही इसलिए थे कि शादी होनी थी. मतलब भगवान मतलब डिसाइडेड था सब कुछ। डिसाइडेड, डेस्टिन था वो, डेस्टिन था बिल्कुल बिल्कुल. अब क्या सोचा है आगे आपको, क्या प्लान है? कुछ कोई एल्बम प्लान कर रही हैं, क्या प्लान है? राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माय ओरिजिनल सॉन्ग्स, जिसमें मतलब नॉन फिल्मी सॉन्ग्स ऑफ कोर्स, बट आई विल पोस्ट दो सॉन्ग्स ऑन माय यूट्यूब. ओरिजिनल गाने होंगे, न्यू म्यूजिक होगा, न्यू सब कुछ होगा, और बस उसी पे वर्क कर रही हूँ. और अदरवाइज मैं इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ. आई एम नाउ अ टीचर, so I teach music. I really enjoy teaching music because जो भी मैंने अभी तक सीखा है, बांटने से और बढ़ता है, ये बात बिल्कुल सही है. जब मैं टीचर बनी तब मुझे पता चला कि आफ्टर becoming a teacher I realized कि I have learned a lot. मतलब इतना ज़्यादा मेरी आवाज़ में, मेरे अंदर, मेरे रियलाइजेशन में, मेरे म्यूजिक में इतना फ़र्क आया है सिखाने से. So I proudly say that I'm a teacher and now अब बॉलीवुड की तरफ उतना रुझान नहीं है, बट नाउ आई वांट टू वर्क ऑन माय ओन सॉन्ग्स, माय ओन इंडिपेंडेंट म्यूजिक, सो आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट. ये आसान सफर नहीं था आपका, लेकिन जहाँ तक आप पहुंची वो भी आसान नहीं था, सबके लिए आसान नहीं. क्या संदेश देना चाहेंगी? कई ऐसे बहुत लड़कियां, बहुत लोग, आई वांट जेंडर बायस जो कि नहीं बोलूंगी मैं, लड़कियां, बहुत लोग आते हैं बॉम्बे की एक जिद है लोगों के अंदर, है ना. मुंबई मतलब आपको एक्साइट कर जाती है. द मोमेंट यू से ओ आई एम गोइंग टू मुंबई, वो एक एक्साइटमेंट आपके अंदर आ जाती है. शायद वो बॉलीवुड ही है जिसकी वजह से एक्साइटमेंट आती है, अदरवाइज तो मुंबई कोई ऐसा अलग कोई स्पेशल नहीं है. कुछ कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई का कुछ अलग हटके बाकी स्टेट से नहीं है कि स्पेशल बना दे वो मुंबई. तो जस्ट बिकॉज ऑफ बॉम्बे. और बहुत सपनों के साथ लोग बॉलीवुड आते हैं. कोई अपने आप को आमिर खान सोचता है, कोई शाहरुख खान सोचता है, और जब हार जाते हैं, और इतना ज्यादा हार जाते हैं कि जिंदगी से बहुत लोगों से ऐसे मैं देखती हूँ जो जिंदगी को मतलब अगर नहीं सफल हो पाते तो दूसरा रास्ता चुन ही नहीं पाते. क्या कहना चाहेंगे? क्या जिंदगी एक ही सफर है? सफर सिर्फ मुंबई तक का था? यही मैं बात एक्चुअली सबको यही बोलना चाहती हूँ. मेरे एक्सपीरियंस से अभी तक मेरी भी मुंबई आने की एक जिद ही थी, बट मेरे पीछे मेरे माँ बाप का सपोर्ट भी था. मैंने कभी उनकी विश के अगेंस्ट कोई काम नहीं किया. दे ऑलवेज सपोर्टेड मी, बट दे ऑलवेज मेड श्योर कि पहले उन्होंने मुझे मुंबई जाने से पहले मुझसे हर तरीके से मुझे जांचा कि मैं प्रिपेयर हूँ कि नहीं, या सिर्फ एक ऑव में कि बॉलीवुड की, जैसे आपने कहा बॉलीवुड की ऑव में जाना चाहती हूँ. तो उन्होंने इसीलिए मुझसे बहुत हर तरीके से मुझे परखा कि मेरे अंदर वो बात है भी कि नहीं, मुझे अपने आप पे भरोसा भी है कि नहीं. तो वो जो एक थी कि वो देखते थे रोज मैं रियाज करने बैठ जाती हूँ, और मैंने मेहनत बहुत की अपने ऊपर. तो मैं ये जिनका भी एक ड्रीम है, मैं उनको यही सलाह देना चाहती हूँ कि सिर्फ ड्रीम देखने से नहीं, उसके ऊपर बहुत काम करना होता है. आपको अपने ऊपर विश्वास लाने के लिए आपको अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी होती है, अपनी कला के ऊपर बहुत मेहनत करनी होती है. मैंने हर दिन कोई ना कोई चीज सीखी है, अपने आप को इवॉल्व किया है. आपको भी अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा अगर इफ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग. एंड फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग आपको अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है. और दूसरी बात ये कि अपने आप को इतना भी सीरियसली मत लो कि अगर आप फेल हो जाओ तो आपको लगे कि अरे मैंने क्या कर दिया. नहीं, लाइफ इज नॉट अबाउट सक्सेस, it's about journey, it's about the journey, it's about what you learn from this journey, it's about learning actually. हम लोगों को यहाँ इस संसार में इसीलिए भेजा है कि आपकी अपनी लर्निंग से वो आपको लर्न करके वापस जाना है, और फिर दूसरी लाइफ में फिर और कुछ सीखना है. जिस दिन वो लर्निंग पूरी हो जाएगी आपको मोक्ष मिल जाएगा. लेकिन आप अगर यहाँ आए हो तो अपने आप को बहुत सीरियसली मत लो. सबसे पहली बात तो अपने आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या सेटिस्फाई करता है, यहाँ से आपकी आत्मा क्या बोलती है, वो सुनना बहुत जरूरी है. और प्लस सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने अपनों के लिए भी जीना जरूरी है.
और यहाँ तो अगर आप आपको रोकना चाहूंगी, आजकल ये नया कॉन्सेप्ट देखा है मैंने, हर इंसान बोलता है लिव फॉर योरसेल्फ, लिव फॉर योरसेल्फ। मैं कभी इसको एग्री नहीं करती। सभी लोग अपने लिए जिएंगे तो अपनों के लिए कौन जिए? करेक्ट, मैं आपकी ये बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। आई रियली अप्रिशिएट दिस थॉट कि अपनों के लिए जीना भी बहुत जरूरी, क्योंकि अगर मेरी माँ मेरे लिए नहीं जी तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। वो अगर अपने बारे में ही सोच रही होती तो शायद वो मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि हाँ, बहुत सारे लोगों के सेक्रीफाइस होते हैं तब जाके एक चीज बनती है। लेकिन अगर मेरे माँ बाप ने अपने सेक्रीफाइस करके मुझे यहाँ तक पहुँचा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चे को या अपनों के लिए मैं कुछ करूँ। तो आज मेरी माँ की क्या इच्छा है मुझे वो ध्यान में रखना है, उनको और क्या अच्छा लगता है, सिर्फ अपने लिए सोच के नहीं, मुझे उनकी भी इच्छाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने बच्चे को भी देखना होगा, अपने हस्बैंड को भी देखना होगा, अपनी फैमिली को देखना होगा, तभी तो फैमिली साथ में खड़ी रहेगी। नहीं तो आप अकेले रह जाओगे वहां पे, किसको बताओगे क्या बताओगे कि आप सफल हुए तो किसके साथ शेयर करोगे? वो मतलब नहीं है उस सफलता का। कुछ नया कॉन्सेप्ट, एक नया दौर है, एक नई हवा है, जहाँ पे एक तो पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में इतने संदेश है कि जब इंसान अपने आप को रोज ही कहता है आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, और जब वो नेगेटिव का दौर आता है तो इतना भयंकर दौर आता है कि देखो लगता है ना तो पॉजिटिव रहो ना नेगेटिव रहो, न्यूट्रल रहो। जब आप न्यूट्रल फेस में है तो आप बैलेंस्ड। और हर चीज जरूरी, मेरे ख्याल से नेगेटिविटी भी थोड़ी जरूरी है ताकि आपको पॉजिटिविटी का पता तो चले कि पॉजिटिविटी होती क्या है। जब तक नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव कैसे होगा? बिल्कुल सही। तो हर चीज एंजॉय करो यार, अच्छा है बुरा है एंजॉय करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इतनी सरलता के साथ आप हर बात का जवाब दे रही हैं, बड़ी मतलब देखिए, ये मैंने आपको पहले कहा था, ये एक टॉक शो है, यहाँ मैं आपको कोई इंटरव्यू नहीं लेने वाली। अब एक जर्नी को डिसाइड, आप इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जो आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट देंगे, आपको बोलेंगे आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर करना है। ये मेरा पर्पस ही इस शो का ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक जर्नी को लोगों की सक्सेस को देख के लगता है वाव, लेकिन उसके पीछे स्ट्रगल को कभी कोई नहीं समझ पाता। अगर ऐश्वर्या राय आज ऐश्वर्या राय हैं या पीएम मोदी आज पीएम मोदी है, तो उसके पीछे, उनकी जर्नी के पीछे कितना संघर्ष है वो सिर्फ वही जानते हैं। तो मेरा एक ही फोकस था कि मैं लोगों की संघर्ष को सामने लाऊं। आप कोई एक ऐसा मुझे बताइए इंसिडेंट जब आपको लगा हो बस नाउ आई वांट टू लीव यू, बस लीव मुंबई, अब नहीं, अब मुझे और मतलब व्हेन यू फील लाइक ओ अब नहीं, इसके बियॉन्ड अब मैं कुछ चाहती नहीं। संघर्ष मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं कहीं और भी जाती हूँ, लाइक बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैं अपने नेटिव प्लेस पे भी जाती हूँ, इंदौर जाती हूँ, मुझे 2 दिन 3 दिन के बाद लगता है कि मैं कहीं और हूँ और मुझसे नहीं रहा जाता, और एंड आई कम बैक टू मुंबई। तो मुझे आज तक टचवुड ऐसा नहीं लगा कि मुझे मुंबई छोड़ना है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये मेरे लिए, ये मेरा आई थिंक सोल प्लेस है। यहाँ मुझे अच्छा लगता है और ये मुझे सेटिस्फेक्शन देता है यहाँ पे आके। वो स्ट्रगल ही मुझे मजा आता है, उस स्ट्रगल में मुझे बहुत खुशी देता है वो। तो ये क्वेश्चन आई थिंक मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं लागू होता कि मुझे मुंबई छोड़ने का कभी भी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा। लेकिन हाँ, ये है कि कई बार फ्रस्ट्रेशन जरूर आई है कि अरे इतना कर रहे हैं, ये हो क्यों नहीं रहा है। और एक बीच में पॉइंट आया था जब नथिंग वाज वर्किंग फॉर मी, लाइक मैं स्क्रैचेस गा रही थी, बाउंस हो जाते थे, मेरा बीच में एक वॉइस में वो बात नहीं, मतलब बीच में एक दौर आया था जब पूरी तरह से आई वाज लाइक मुझे लगा कि मुझे गाना ही छोड़ना पड़ेगा। मुंबई छोड़ने की बात तो कभी नहीं सोची, पर मुझे गाना छोड़ना पड़ेगा ये मेरे दिमाग में जरूर आया था, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे बीच में। मुझे लगा कि आई एम नॉट अ सिंगर, मेरे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं रह गया था। आई वॉज नॉट गेटिंग शोज, आई वॉज नॉट गेटिंग रिकॉर्डिंग्स, आई वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग, एंड आई वॉज लाइक सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग। सो वो एक टाइम था जब मुझे लगा कि ये कुछ गलत हो रहा है। देन फिर वही अंदर से आता है कि नहीं प्रिया, करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी।
आज जब तक सब कुछ मिल रहा था तब तक सब कुछ अच्छा था, आज जब कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं निराश नहीं हो सकती, मुझे अपना रियाज तो जारी करना पड़ेगा। तो मैंने अपना रियाज कंटिन्यू किया और धीरे धीरे मैं उससे आ गई ऊपर। यानी आप कभी रुकेंगे नहीं। सब I वाले hope इंसान, आई एम टेलिंग यू। आई होप एक्चुअली अब मुझे के थोड़ा साथ सा आपने जिस ये तरह ये ये भी बोलिए। मुझे समझ में आ गया है कि मटेरियलिस्टिक चीजों से ऊपर अगर सोची जाए चीजें तो काफी आसान हो जाती है जिंदगी। अपने ऊपर इतना लोड नहीं लेके और जस्ट गो विद द फ्लो, गो विद द टाइम। यू नो, अगर टाइम आपकी सपोर्ट में नहीं है तो जस्ट गो विद द फ्लो, करते जाओ, रहते जाओ, अपने आप को संभालते जाओ, तो आप एक्चुअली चीजें इजी हो जाती है। और मेरे साथ थोड़ा सा लकी एस्पेक्ट ये रहा कि मेरे साथ हमेशा मेरी फैमिली रही है, तो उस टाइम पे मुझे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। Like when my father was not there, my husband was there and he always supported me a lot. My brother was there. So ये टफ टाइम में मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये ही सक्सेस है कि आज बुरे टाइम में आपके साथ अपने वाले खड़े हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है। यानी आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ। आपके साथ मेरा जी। ये इंटरव्यू जो है, मेरे अभी तक आपसे पहले जितने भी इंटरव्यू हुए, हर इंसान जरूर ये बोलता है माय फैमिली वाज विद मी। मेरे को लगता है सक्सेस के पीछे हम अकेले कभी नहीं होते, हमारे अपनों का बहुत बड़ा हाथ होता True. है। Every time everyone is saying I have my husband, I had my father, like ऐसी वो जो परिवार है ना, उसकी फीलिंग, अपनेपन की फीलिंग जो है, मुझे लगता है वही तुम्हें कहीं तक पहुंचाती है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट बोला आपने। आई थिंक हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है, वो माने या ना माने। तो सही कह रहे। बॉम्बे हमें जैसा लगता है, वो बॉम्बे, वो मुंबई, वो रियलिटी, कितनी सच्चाई होती है मुंबई में, कितनी सच्चाई है इस फिल्मी दुनिया में। मेरे ख्याल से हमारे देश में ना बॉलीवुड को लेके या फिल्मों को लेके एक हवा सा है। अगर आप इसको सोचे तो जैसे एक कॉर्पोरेट कंपनी के हिसाब से अगर सोचे तो ये वैसे ही काम करती है। हाँ, इसके साथ एक ये है कि ग्लैमर जुड़ जाता है। हमारे यहाँ जो दिखता है वो बिकता है वाला एक स्लोगन बहुत चलता है। तो अगर आपके कॉर्पोरेट में कोई स्लोगन है कि आपको बेचना आता है तो आप सब कुछ बेच सकते हो, तो वैसा ही है कि आपको अपने आप को बेचना आना चाहिए यहाँ पे, पर उसके पीछे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। तो यही सोचो कि ये एक बिजनेस है, एक तरह की एक इंडस्ट्री है जहाँ पे ये तरीका है लोगों के काम करने का। द वे द बॉलीवुड स्टार्स प्रेजेंट देमसेल्व्स, वो उनको करना पड़ता है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है उनके जॉब की। तो वो मेरे ख्याल से अगर आप ऐसे ही लेना कि ये एक इंडस्ट्री है और उसके कुछ रूल्स और ये हैं जिसमें ग्लैमर एक वन ऑफ द रूल्स है, तो हमें हवा नहीं लगेगा। लेकिन लोग यही सोचते हैं, अरे अक्षय कुमार इतनी बड़ी गाड़ी, अरे अब सलमान खान ये इतना बड़ा घर है उसका, ये है वो है, बंगले हैं। बट ये बंगले, गाड़ी, ये सब जो है उसके पीछे वो लोग उसको एंजॉय करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि वो दिन रात काम करते हैं उसके पीछे। आप शाहरुख खान का अगर आप डेली का रूटीन देखोगे, आपको लगेगा ये बंदा सोता कब है, ये बंदा खाता कब, ये कब एंजॉय करता है अपना इतना बड़ा घर। उसका इतना टाइट शेड्यूल होता है, उनकी टाइम मतलब कट टू कट रहता है। अभी ये एड का शूटिंग है, उसके बाद उनको फ्लाई करके लंदन जाना है, लंदन में ये करके फिर यहाँ आके शूटिंग करनी, मतलब उनको टाइम ही नहीं है। उनको कुछ कब दिन होता है कब रात होती है उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि वो इतने बिजी हैं। उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। आप अमिताभ बच्चन का इस उम्र में भी आप कभी उनके ट्वीट्स पढ़ोगे, आपको पता चलेगा ये बंदा कितना काम करता है। अभी यहाँ गया था केबीसी का शूट करने के बाद वो कोई डबिंग में पहुंच गए, डबिंग खत्म करके फिर वो गए तो सुबह का शिफ्ट है उनका, फिर सुबह के शिफ्ट में पहुंचे। इट्स नॉट इजी। आपको एटलीस्ट अगर आप जॉब करें, आपको पता है कि 9 to 5 आपका जॉब है, उसके बाद आप फ्री हो, पर यहाँ तो कोई टाइमिंग नहीं होता है। एज आई टोल्ड यू, मेरा फर्स्ट रिकॉर्डिंग रात को 3 बजे हुआ, तो हमें पता नहीं, हमें फोन ऑन रख के रखना पड़ता है कि कभी भी कॉल आ सकता है, हमको कभी भी जाना पड़ सकता है। हम अपनी लाइफ को वैसे नहीं रखते जैसे दूसरे लोग रखते, जैसे कोई जॉब वाला बंदा रखता है।
क्योंकि उनको पता है कि अब मुझे सुबह 9 बजे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं 9 बजे ही अपने ऑफिस जाऊंगा। तो ये है, इसके अपने ड्रॉबैक्स हैं। और अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो ये मुंबई आपकी है। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को घिस सकते हो, इंजॉयमेंट थोड़ा साइड रख के और अपने आप को झोंक सकते हो, देन दिस मुंबई इज फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी इतना ट्रैफिक मिलेगा, ये फ्रस्ट्रेटिंग है। I stay in Malad and I go to अंधेरी every day, 1.5 hour जाने में और 1.5 hour आने में लगता है। और इतना ट्रैफिक, इतना नॉइज पॉल्यूशन होता है, ये छोटे शहरों में नहीं होता है। आप यहाँ से खाली रहते हो, लेकिन यहाँ तो आप यहाँ से घर से अगर अंधेरी तक मैं जाती हूँ तो मैं पहुँचते पहुँचते इतनी ट्रैफिक और इतने नॉइज पॉल्यूशन से ऑलरेडी थक जाती हूँ। देन आई हैव टू परफॉर्म देयर, आई हैव टू सिंग देयर। तो मुझे अपने टोस पे रहना पड़ता है कि नहीं, मुझे वहाँ परफॉर्म करना है। और वो सब करने के बाद आई हैव टू कम बैक इतना ट्रैफिक में। तो मुंबई का ट्रैफिक, ये सब ड्रॉबैक्स हैं इस शहर के अपने अपने। लेकिन वही है कि आपके अंदर कितनी लगन है, आपको कितना कर सकते हो, अपने आप को कितना आप झोंक सकते हो। चुको दूर की चीज आकर्षित करती है, तो वही आकर्षण जो है, मुंबई का जो आकर्षण सभी लोगों में है, वो आकर्षण मेरे ख्याल से जो भी यहाँ पे जो भी जैसे दिल्ली से आया है या कहीं दूसरे शहर से आया, उनको सबसे ज्यादा तो यहाँ पे कल्चरल शॉक लगता है खाने का। यहाँ का खाना उन लोगों को सूट ही नहीं करता। वड़ा पाव, तो यहाँ के लोग वड़ा पाव खा के पूरा दिन निकाल सकते हैं, क्या हम लोग सोच सकते हैं ऐसा? नहीं। लेकिन यहाँ पे आने वाले, स्ट्रगल करने वाले ये करते हैं। सुबह वड़ा पाव खा के वो जाएंगे, लोकल ट्रेन में धक्के खाएंगे, जाके स्ट्रगल करेंगे, और फिर सब आधी बात तो ये चांस की बात है। आपको स्टूडियो बुला लिया, आपको रोल मिल गया, नहीं मिला, तो वो भी सरवाइव करना होता है अपने आप को रोज, अब वो करना पड़ता है। अपने आप को डाउन नहीं होने देना है, अंदर से मॉरल नहीं डाउन हो सकता। आपको अपने आप को उठा के रखना होता है। ये सब स्ट्रगल है, यही स्ट्रगल है। आजकल का स्ट्रगल यही है। आजकल वो फुटपाथ पे सोने वाला स्ट्रगल नहीं होता है, बिकॉज एवरीबडी नाउ नोज कि हमें कितना पैसा चाहिएगा। कोई भी ऐसे खाली हाथ नहीं आता है। लेकिन जो मोरली सबको बहुत अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है, बहुत टफ है, हर किसी के बस की बात भी नहीं है। इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन है, इसको तो मैं किसी भी तरह से खत्म नहीं करना चाहती। इतना जानने की इच्छा रख रही हूँ मैं आपसे, इतना जानने की। मैं कभी आई नहीं हूँ मुंबई, लेकिन इतना सुनती हूँ मुंबई के बारे में, तो दिल जरूर चाहता है कि मुंबई आऊँ। मतलब मेरे को आकर्षण कभी बॉलीवुड का नहीं हुआ, कभी बॉलीवुड के शायद किसी स्टार ने मुझे अट्रैक्ट नहीं किया। हाँ, एक कुछ चंद लोग हैं, जैसे अभी मैंने आपको बोला विद्या बालन कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं इसलिए नहीं मिलना चाहती क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है। मैं उनसे इसलिए मिलना चाहती हूँ कि उनका पूरा व्यक्तित्व जो है वो कहीं मुझे अच्छा लगता है। और जरूर आइए मुंबई, आप बिल्कुल, आपको अच्छा लगेगा मुंबई, आई एम श्योर। और हमी से बाय टू ईच अदर में बहुत कुछ ऐसा गुनगुनाइए जिससे, जो देखिए, बहुत दर्शक जो है या व्यूअर्स जो है हमारे, वो प्रियानी वानी पंडित की आवाज कभी भूले ही, ऐसा कुछ गुनाइए। ओके। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद
थैंक यू सो मच। लास्ट में कुछ संदेश दीजिए सो मच भारती। उन लोगों को बहुत जो दिन बाद मुझे किसी से बात करने में इतना मजा आया है और मेरी तो रूह आपके साथ जुड़ चुकी है। नहीं लगा कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझे लगा कि मैं किसी अपने से बात कर रही हूँ और अपने दिल को खोल के बोला है। मैंने जो बोला है दिल से बोला है। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, कुछ नहीं किया है। ये जो आज हमारी बातचीत है, ये रूह से रूह की बात है। कोई स्क्रिप्टेड क्वेश्चन नहीं है मेरे पास जो आपसे मैं पूछूंगी कि आपने क्या किया। आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कीजिए। आज मैं आपसे आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में तो बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा एजेंडा आपके प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करना था ही नहीं। मेरा एजेंडा था आपको डिस्कस करना, मेरा एजेंडा था आपकी जर्नी को डिस्कस करना, नॉट अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। वो तो अगर मैं गूगल करूंगी तो मुझे वहां से भी पता चल जाएगा। लेकिन प्रियानी के मुंह से प्रियानी का एक जर्नी सुनना शायद गूगल मुझे कभी नहीं बता पाएगा। गूगल देवता मुझे कभी नहीं बता पाएंगे कि प्रियानी की जर्नी का संघर्ष क्या था। गूगल देवता मुझे ये बताएंगे कि कौन कौन से अवार्ड जीते प्रियानी ने। लेकिन प्रियानी का संघर्ष प्रियानी बता सकती है, प्रियानी की भावनाएं प्रियानी बता सकती है। प्रियानी, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग माय ऑफर। फॉर यू इट मे बी वेरी स्मॉल थिंग, बट लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। जैसे आपको बोला ना कि कुछ दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में एक ही चीज चाहूंगी आपसे, कुछ लोगों को जरूर संदेश दीजिए जो आना चाहते हैं मुंबई और डरते हैं मुंबई आने से। मुंबई अपने सपनों से डर जाते हैं। जाने से पहले जरूर मैसेज देते हैं। एक बार जरूर मैं सबको बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने भी मुंबई आने के लिए सपने देखे हैं, जरूर आना चाहिए। एवरीवन शुड डू अ ट्राई, शुड गिव इट अपना एक चांस जरूर लेना चाहिए। You never know what will happen, but हमेशा अपने साथ पॉजिटिविटी के साथ तो आना ही है, पॉजिटिविटी के साथ तो आना ही है, बट बैक ऑफ द माइंड ये भी रखना है कि अगर मुझे यहाँ पे सफलता नहीं भी मिली तो मेरी जिंदगी नहीं रुक जानी चाहिए। मुझे कुछ और, भगवान ने मेरे लिए कुछ और सोचा है, मुझे उसके लिए ट्राई, लेकिन मैं ट्राई उन्हें जरूर करना चाहिए। अगर दिल में इच्छा है तो वो जरूर उनको आना चाहिए और एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। ये मुंबई बहुत कुछ सिखाता है और आई एम श्योर वो यहाँ से कुछ न कुछ लेके ही जाएंगे। सफलता या विफलता वो उनकी भाग्य जरूर मुंबई को जरूर। As I told you, सफलता बहुत सब्जेक्टिव चीज है। आपके लिए सफलता, सबके लिए अलग अलग चीजें होती है। लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे और 10 दिन भी रुकेंगे, आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन भी सीख सकते हैं शायद आप। तो वो सीखने के लिए जरूर आना चाहिए, सबको एक बार ट्राई करना चाहिए। चलिए फिर हम दोनों मिलते हैं मुंबई में जल्दी ही। जरूर, वेलकम। थैंक यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट। श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भारती। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तो आपकी बहुत सफलता के साथ। जी जरूर, थैंक यू। बाय।